राम राम सा। जय श्री किसान, विजय श्री किसान। भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और किसान इस देश का सबसे जिम्मेदार, समझदार और ईमानदार समुदाय है। उन्हीं किसान समुदाय के हितों और कल्याण की बात करने के लिए, यानी भारत के सर्वजन कल्याण की बात करने वाले किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामपाल जी जाट साहब के साथ हूँ। और स्पेशली इनको आज जन्मदिन की विशेष रूप से बधाई, और उसके साथ ही किसानों से लेकर देश के हर मुद्दे पर बात करेंगे बहुत ही प्रभावी तरीके से, जो दर्शकों के लिए, जनमानस के लिए बहुत उपयोगी होगी। सबसे पहले तो सर जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। धन्यवाद केवाड़ा। और दूसरा सवाल सर सीधा, जय श्री किसान विजय श्री किसान की अवधारणा जो सदियों से है, लेकिन कहीं न कहीं विजय श्री किसान होने में अभी भी कुछ समय है। किस तरीके से किसान को और मजबूती के साथ में आगे आना चाहिए और सरकारों को एक संवेदनशील जो दृष्टिकोण है वो किसानों के प्रति रखना चाहिए। हरिराम जी, ये जो आपने अपने मन का दर्द व्यक्त किया है जी। ये हम सब के लिए विचारणीय है, इसलिए कि किसानों का देश कृषि प्रधान देश है और सबसे ज़्यादा दुर्दशा भी किसानों की है। आज कोई भी राजनीतिक दल देश में ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मुझे सत्ता में आने का अवसर नहीं मिला। सबको मिला, सबको मिला, किंतु परिवर्तन उसके नाम पे कहीं कोई भी अपनी उपलब्धि नहीं गिना सकता। एक दूसरे की निंदा कर सकते हैं, एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमारी उपलब्धि क्या है किसानों के लिए, ये नहीं कह सकते। और इसका कारण वे राजनीतिक दल और नेता तो हैं ही, लेकिन हम भी हैं जी। आज भी हम किसान बन के काम नहीं करते, किसान बनकर वोट नहीं देते, किसान के नाम पे भी हम खड़ा होना नहीं सीखते। आज भी हमारी जो स्थिति है, किसान होते हुए भी किसानों के लिए मन में दर्द उसको व्यक्त करने की कहीं कोई स्थिति नहीं आती। और दूसरी स्थिति ऐसी है, किसानों के लिए कोई अच्छा कर दे तो किसान ताली नहीं बजाते, किसानों का कोई अच्छा नहीं करे, उनका कोई बुरा कर दे तो उसकी निंदा नहीं करते, उसकी आलोचना नहीं करते। तो हम तो दोनों तरफ से ऐसी स्थिति में, कोई अच्छा करे उसकी प्रशंसा नहीं, कोई यदि बुरा कर दे तो उसकी निंदा नहीं। तो निंदा और प्रशंसा दोनों ही हमारे मन में बसी हुई नहीं है अभी। इसलिए आज देश में किसान सबसे शक्तिशाली होते हुए भी मुख्य धारा में नहीं है। आज भी सारी राजनीति किसान केंद्रित नहीं है। आज की अर्थव्यवस्था ग्राम आधारित नहीं है, उल्टा कृषि में जो हमारा स्वावलंबन था वो समाप्त किया गया आज़ादी के बाद भी। सर, आज़ादी के बाद सरकारों ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाने के नाम पर, क्रियान्वित करने के नाम पर आगे बढ़ाया, लेकिन किसानों की दशा में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। दूसरी बात है कि जय जवान और जय किसान का नारा दिया जाता है। जवान देश का बॉर्डर पर रक्षा कर रहा है, किसान इस भूमि को अन्नपूर्णा बना के सबका पेट भर रहा है। दोनों तरफ खेत से लेकर सीमा तक वो है, कहीं न कहीं उसकी शक्ति का रियलाइज़ सरकारें क्यों नहीं कर पाती है, किस तरीके से उनको बरगला के वापस वहीं भेज देती है। हरिराम जी, आपने जो शुरुआत की ना जय किसान और विजय किसान से, वो अभी हमारे मन का अंश नहीं बना, मन में उतरी नहीं। अभी हम इसको जवान से बोल रहे हैं। जिस दिन ये हमारे हृदय का दर्द बन जाएगा, जय किसान विजय किसान, उस दिन स्थिति बदल जाएगी। आज तो किसानों का देश, कृषि प्रधान देश, इसके उपरांत भी वो जो पैदा करता है उसका वो दाम भी नहीं मिल पाता जिसे सरकारें न्यूनतम कहती है। इतना ही नहीं, तो आज किसान हो गया बेचारा। यदि वह बाजरे का बीज खरीदने जाता है बाजार में,
तो उसको कहा जाता है भाई 450 से लेकर 650 रुपये कुंटल नहीं, 1 किलो के दाम है। और वहाँ भी ये कहा जाता है तुझे लेना है कि नहीं लेना, नहीं लेना तो हट यहाँ से। वही किसान जब बाजरा पैदा करके बेचने जाता है तो उसे कहा जाता है तुझे 1200 में देना है कि नहीं देना है, नहीं देना तो हट यहाँ से। यानी दोनों स्थिति खरीदते समय भी बेचारा, बेचते समय भी बेचारा। आज बेचारा बना दिया किसान को, और ये बेचारा बनाने में सरकारों की, राजनेताओं की भूमिका प्रमुख रही है। पूरा कृषि जगत आज भी उद्योग जगत के अधीन है। इसलिए खाद लेना हो, बीज लेना हो, कीटनाशक लेना हो, कृषि के लिए उपकरण लेने हो, यंत्र लेना हो, जो भी लेना हो, कौन बना रहा है आज उसको? ये सारे जो धनपति हैं, जो धनाढ्य, उनके हाथ में है। आज खेती करने वाला मालामाल नहीं है। बीज कंपनी, खाद कंपनी, कीटनाशक कंपनी और ट्रैक्टर कंपनियां मालामाल है, और किसान कंगाल है। ये इसलिए हुआ कि उनका जो उत्पाद है उसके दाम वो स्वयं तय करते हैं, और स्वयं तय करने का अवसर देती है सरकार। अवसर ही नहीं, उनको संरक्षण भी देती है, उनका सहयोग भी करती है। वो सहयोग और संरक्षण और वो अवसर किसान को नहीं दिया जाता, जबकि संविधान में सभी को समान अवसर देने का लगातार कहा जा रहा है, और संविधान में लिखा हुआ है, चाहे नीति निर्देशक तत्व हो, चाहे मूलभूत अधिकार हो। ये होते हुए भी संविधान की पालना नहीं करते, और वे नहीं करते जो मंत्री बनते समय, मुख्यमंत्री बनते समय, प्रधानमंत्री बनते समय संविधान की शपथ लेते हैं। तो सौगंध खाने वाले भी संविधान की पालना नहीं करते। अन्यथा वो कर सकते हैं कि भाई जो भी उत्पादक है उसके उत्पाद के उसको न्यूनतम दाम तो मिलेंगे ही जी। और जो भोक्ता है उसके लिए अधिकतम दाम सरकार तय करेगी। इसलिए उत्पादक के लिए न्यूनतम, उपभोक्ता के लिए अधिकतम दाम ये तय करेगी। और इसके अलावा एक काम और भी सरकार कर सकती है, जिसको लगातार कई वर्षों से देश में आवाज़ बनाए रखा है। जितने भी उद्योग जगत के लोग हैं वे अपने उत्पादों का COP रखना शुरू कर दें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उनकी उत्पादन लागत कितनी, आज लिखने को तैयार नहीं है वो। यदि वो लिखने को तैयार हो जाए तो ट्रैक्टर 1 लाख में मिल जाएगा किसान को, और यदि वो लिखने को तैयार हो जाए तो बाजरे के बीज के 450 लेकर 650 रुपये तक चुकाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये स्थिति ऐसी है कि उनको लूट की पूरी छूट है सरकार की ओर से, और किसान के हाथ बांधे हुए हैं। और किसान अभी जो हमने एक ट्रेंड बना दिया पूरे देश में, वो बना दिया भारत बंद। और भारत बंद का अर्थ क्या? शहरों को बंद करा दो, दुकानों को बंद करा दो तो भारत बंद मान लिया जाता है। लेकिन जो चित्र आएंगे पूरे मीडिया में, वो बाजार दिखाएंगे बाजार बंद यानी भारत बंद। अरे भाई, बाजार के हाथ में थोड़ी ताकत है, ताकत तो हमारे हाथ में है जो गांव में रह रहे हैं। हमने एक नया प्रयोग दिया, अब हम करेंगे गांव बंद आंदोलन। और गांव बंद आंदोलन के पीछे होगा एक दृष्टिपत्र, और वो दृष्टिपत्र होगा कि हम ये जो बार्गेनिंग की पावर है ये गांव के हाथ में है, किसान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। और हमने तो इतना कहा है कि जिस दिन गांव वाला अपने गांव में ही रुक जाएगा, शहर में नहीं आएगा, उस दिन बाजार में दुकान खोल के बैठे रहना ना, कौन इनसे सामान खरीदने जाएगा? तो ये बाजार तो हमारे भरोसे चल रहे हैं। ये हमको आभास नहीं है अभी, ये आभास कराने के लिए ही गांव बंद आंदोलन। दूसरा हमने कहा जो हमारा उत्पाद है, चाहे दूध हो, अनाज हो, फल हो, फूल हो, सब्जी हो, हम बेचेंगे, लेकिन उसका मूल्य भी हम ही निर्धारित करेंगे। और ये मूल्य हम तब निर्धारित कर सकते हैं जब खरीदने वाला हमारे पास आएगा। अभी तो हम उत्पादन करने वाले उसके पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, तो वहाँ जाएंगे तो वो भाव तय करेंगे।
इसलिए कोई भी घी लेके आएगा गांव से, खरीदने और बेचने दोनों ही स्थिति में बाजार जा रहे हैं। दोनों स्थिति में बाजार जा रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि गांव बंद आंदोलन के माध्यम से बार्गेनिंग पावर ये आ जाए गाँवों के हाथ में, और ये कहे भाई जिसको अनाज लेना गांव में आ जाओ, दूध लेना है गांव में आ जाओ, घी लेना हो गांव में आ जाओ, फल फूल लेना गांव में आ जाओ, हम बेचने जाएंगे। इसलिए जिसको ज़रूरत है और हर एक को ज़रूरत है, इसके बिना कोई रह ही नहीं सकता। इसलिए गांव में आओ, खरीदो। उस समय ये जो बार्गेनिंग पावर है और मूल्य निर्धारण का अवसर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन हम मूल्य निर्धारण का अवसर प्राप्त कर लेंगे, जिस दिन सरकारों पर दबाव देने की बार्गेनिंग पावर, मोल भाव की शक्ति गांव के हाथ में आ जाएगी, उस दिन चित्र बदल जाएगा। इसलिए अभी हमारी साधना का विषय है गांव आधारित अर्थव्यवस्था, किसान केंद्रित अर्थव्यवस्था। तो किसान केंद्रित राजनीति और गांव आधारित अर्थव्यवस्था, ये दोनों जिस दिन हो जाएगा उस दिन किसान का बेचारापन समाप्त हो जाएगा। तो बेचारापन को समाप्त करने के लिए हमको भी हमारी ओर से विचार करना होगा। केवल दूसरे की आलोचना और प्रत्यालोचना से काम नहीं चलेगा। हम स्वयं हमारा दृष्टिकोण लोगों के सामने रखेंगे, उस दृष्टिकोण के लिए लोगों को तैयार करेंगे, और परिवर्तन तो 1% में आ जाता है। 100 में से 100 आदमी इससे प्रशिक्षित, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। जिस दिन 1% किसान स्वयं को किसान मानकर अपना आचरण करने लग जाएगा, अपना वोट करने लग जाएगा, स्थिति बदल जाएगी। तो हमारे बिना सरकार बन सकती है क्या? आज भी देश में 75% जनसंख्या तो हमारी है। तो हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या होती हुई भी हम दूसरे के भरोसे राह दे रहे हैं। आज जो काम हमको करना चाहिए वो काम हमने उन लोगों को सौंप दिया जो हमारा हित नहीं सोचते। वो आज भी, मैं इस लोकसभा चुनाव की यदि बात करूं तो हमने सोचा था कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे ज्वलंत मुद्दा है उपजों के दाम। उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून। लेकिन दोनों ही दलों ने मिलकर इसको केंद्र बिंदु में नहीं रहने दिया, संविधान पे ले गए। अरे हमसे ज़्यादा संविधान रक्षक कौन होगा? इसलिए संविधान बचाओ, इसलिए वो ले गए। वो भी जानते हैं कि संविधान का कुछ बिगड़ नहीं रहा। आपातकाल में कोई नहीं बिगाड़ सका, अब कौन क्या बिगाड़ेगा? आज हिंदुस्तान जो ताकत है उसके कारण से संविधान है, कोई राजनेता के कारण संविधान है क्या? इसलिए ये हमको पहचान होगा। तो हमारी जो स्थिति हो गई वो अभी कमज़ोर हमारे कारण है। इसलिए हमारी कमज़ोरी हमको दूर करनी पड़ेगी और किसान केंद्रित राजनीति, गांव आधारित अर्थव्यवस्था, इसकी ओर चलना पड़ेगा। और इसके 2 शब्द मैं देता हूँ जी। कृषि में स्वावलंबन, खाद, बीज, कीटनाशक और उपकरण ये हम गांव में तैयार नहीं कर सकते क्या? पहले हम ही तैयार करते थे। और जब हम इन सब चीज़ों को तैयार करते थे उस दिन हम स्वावलंबी थे। बीज की तरफ, खाद की तरफ, कीटनाशक की तरफ हमको देखने की ज़रूरत नहीं थी, उसके लिए बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं थी। आज हमको बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था का अधीन कर दिया इन सब चीज़ों ने। इसलिए हम कहें, और फिर एक चीज़ और, जो गांव में स्वायत्तता थी उसको हमने समाप्त किया। और गांव में स्वायत्तता को समाप्त करने का परिणाम आया, आज चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है। रिक्त पद 1, आवेदन करने वाले 10,000, भगदड़ी होगी। यदि कुछ चयन हो भी जाएगा तो एक का ही तो होगा। 9,999 तो बेरोजगार रहेंगे और हम उसी अंधी दौड़ में चल रहे हैं। तो ये जो विकास की अंतहीन अंधेरी गुफा है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हम पीछे छुड़ाएं। उसके लिए गांव में स्वायत्तता, गांव में जब स्वायत्तता थी तो एक गांव में औसत 10 उद्योग थे। और पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 6.5 लाख गांव हैं, 6.5 करोड़ उद्योग थे। एक उद्योग के पीछे 10 लोगों को रोजगार था। तो हमारे तो 60 करोड़ तो हम वैसे दे देंगे रोजगार। तो ये जो हमारा एक पूरा का पूरा तंत्र था उसको समाप्त किया गया। और गांव की स्वायत्तता को समाप्त करके इन्होंने बड़ी होशियारी से कहा चिमटी और सुई टाटा साहब बनाएंगे। अरे टाटा साहब का हवाई जहाज बना देता था, सुई और चिमटी तो हमारे गांव का लुहार बना लेगा।
बहुत अच्छे बनाएगा। हाँ, बहुत अच्छी बनाएगा, उससे बढ़िया बनाएगा। तो हमने टाटा को पनपाने के लिए गांव के लुहार का गला घोंट दिया। इसी ढंग से हमने बाटा को पनपाने के लिए गांव के मोची को मार दिया। तो मोची को मार के बाटा को पनपा दिया, लुहार को मार के टाटा को पनपा दिया। ये जो षड्यंत्र हुआ, इसलिए शुरुआत क्या हुई, औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। हमारा तो हर गांव में औद्योगिक क्षेत्र था, तो उन औद्योगिक क्षेत्र को तो उन्होंने समाप्त कर दिया। और अब शहरों के आसपास किसानों की ज़मीन लेंगे, किसान को दूर हटाएंगे और ये उसको कब्जा करके बैठ जाएंगे उद्योग के नाम पे। तो जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये षड्यंत्र है पूरे देश में। इसलिए इस षड्यंत्र को समझने की ज़रूरत है। अभी हमने ये कहा है, हर गांव होगा औद्योगिक क्षेत्र, अलग से कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं होगा। और जिस दिन हर गांव औद्योगिक क्षेत्र बन जाएगा, ये षड्यंत्र समाप्त हो जाएगा, हमको रोजगार मिल जाएगा, हमारे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, हम स्वाभिमान के साथ जिएंगे। ये जो चीज़ है, इसलिए हमने कहा कृषि में स्वावलंबन, हम स्वयं हर चीज़ तय करें, हम ही हमारा बीज तैयार करें, इसकी और बढ़े ना। और अभी जो ट्रैक्टर की बात है, गांव में हमारा लुहार तैयार कर ले कैसे बढ़िया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पहले भी कृषि यंत्र थे, उपकरण थे, लेकिन गांव में बनते थे। तो ये जो गांव का हमारे इकोनॉमी थी, एक परिवार के रूप में जो हमारा पूरा गांव काम करता था, तो गांव की बेटी, गांव का जवाई, ये हमारी अवधारणा थी। उन अवधारणाओं को समाप्त करके शहरीकरण और बड़े उद्योग, इनको पनपाने की नीति जो अपनाई, उसके कारण से जहां 2001 में यदि हम शुरू करें तो 90% जनसंख्या वो गांव में थी, और आज यदि हम 2011 की जनगणना की बात करें तो हम 58% रह गए। तो इन्होंने सारा का सारा शहरीकरण इसको सह दिए, और शहरीकरण के लिए इन्होंने पैसा बहाया दिल खोल के। तो टैक्स हमारा, टैक्स का पैसा हमारा, और उसका पैसे का उपयोग किया इन्होंने शहरों को विकसित करने के लिए, बड़े उद्योगों के लिए। इसलिए भाई इस देश को तो ज़रूरत है ग्रामोद्योगों की, छोटे उद्योगों की। बड़े उद्योग जो चाहिए हमें, हवाई जहाज़ के लिए बड़े उद्योग रख लेंगे, बनाओ हवाई जहाज़, किसने मना किया। तो आप सुई बनाओगे, चिमटी बनाओगे, इसके लिए भी आप टाटा को लाइसेंस दे रहे हो। इसलिए ये जो हमारे देश में आज़ादी के बाद जिसको ठीक होना चाहिए था, वो ठीक नहीं हुआ, वरन गलत दिशा में हम सारे देश को ले गए। इसीलिए आज किसान बेचारा बन गया, राजनीति किसान केंद्रित नहीं रही। राजनीति में अनावश्यक मुद्दे जो नॉन इशू है उसको हम इशू बनाते हैं। नॉन इशू को इशू बनाना सीख गए और निंदा पर आधारित राजनीति हो गई, सकारात्मक राजनीति नहीं रही। इसलिए आवश्यकता है सकारात्मक राजनीति की, उसके आधार पर जन का विश्वास प्राप्त करने की। और जन का विश्वास होगा तो अपना आप ही आप राज में आ जाओगे। तो नहीं, हम तो जोड़ तोड़ से आएंगे, लोगों को फ्री का सामान देंगे। आज भी हमारा 75 वर्ष पूरा हो गया, अमृतकाल पूरा हुआ ना। अमृतकाल के बाद भी गरीब को छप्पर की बात कर रहे हैं। अरे गरीब को सक्षम बनाते, वो खुद अपना छप्पर बना लेता, तो उसको छप्पर नहीं बनाने देंगे। अभी भी मकान बनाने के लिए हम पक्के मकान बनाएंगे, हम खुद ही बना लेंगे, आप हमारी फसल का दाम दे दो ना। और इसी ढंग से उन्होंने शुरू की उल्टी योजनाएं, सम्मान निधि। अरे सम्मान निधि की हमको जरूरत ही नहीं है। आप हमारी सरसों 10 क्विंटल खरीद लोगे तो हमें स्वतः ही 14,000 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे, MSP खरीद हो जाएगी तो 14,000 बढ़िया, ये इनके 10,000 बढ़िया, 12,000 बढ़िया। अब 12 कर भी तो भी, अभी तो 10 किए हैं, 12 कर दे तो भी हमें तो 14,000 जो है उसमें स्वाभिमान लगता है। इसलिए किसान ये अन्नदाता है हरिराम जी, और अन्नदाता का अर्थ होता है देने वाला। उसका हाथ लेने की मुद्रा में नहीं, देने की मुद्रा में चाहिए। तो हम तो ऐसा स्वाभिमानी नागरिक खड़ा करना चाहते हैं देश का, जो लेने की आशा नहीं करे। आज उन्होंने ऐसी स्थिति बना दी, आज हमारा गांव का किसान सुबह गांव से चलेगा, एक जेब में राशन कार्ड, एक में आधार कार्ड, एक में भामाशाह कार्ड, और एक में ई मित्र के पास पहुंच जाएगा, या कहीं पंचायत समिति में चक्कर लगाएगा, या पंचायत में चक्कर लगाएगा, या जिला परिषद में चक्कर लगाएगा। क्या बना दिया आपने उसको। इसलिए हमारा किसान ये मांगने वाला नहीं, देने वाला था। तो हम अन्नदाता का चरित्र वही स्थापित करना चाहते हैं,
वहीं लौटना चाहते हैं। तो गांव, कृषि, ये हमारा आधार है समृद्धि का। और उन्होंने नाम दे दिया विकास। विकास का मतलब ही धोखा है। विकास का मतलब ही अंतहीन अंधेरी गुफा है। कहाँ ले जा रहे हो आप, किसकी नकल कर रहे हो? तो इसलिए हमने अभी जो हमारे लाए मिलिट्री में जो योजना लाए सरकार वाले, अग्निवीर, वाह भाई अग्निवीर, अग्निवीर जैसी योजना ले आए। और भाई इंग्लैंड में है, अरे इंग्लैंड की तो जनसंख्या कम है, इजराइल की जनसंख्या कम है, उनको उनकी ज़रूरत है। हम हमारे देश की धरती के अनुकूल, हमारी मिट्टी के अनुकूल योजना बनाएं, उसकी आवश्यकता है। तो हमको तो वही जो हमारा सिस्टम था कि जो मिलिट्री में जाएगा कम से कम पूरी नौकरी करेगा, कोई 17 वर्ष करेगा, कोई 18 वर्ष करेगा, कोई 20 वर्ष करेगा, अब 1.5 साल करेगा, 2 वर्ष करेगा, बाद में क्या करेगा? तो हम क्या बेरोजगारों की फौज खड़ी करना चाहते हैं क्या? इसलिए इनकी दिशा वो गलत है। इस दिशा को सही करने की ज़रूरत है। और मुझे एक बात का बहुत कष्ट होता है, अभी जो इनके विरोध में बोलते हैं, उनका यदि राज आ जाएगा तो वो ठीक करेंगे क्या? इसका भरोसा नहीं। क्योंकि अभी हमारे जो राज में नहीं है, केंद्र में, वो कहते हैं किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए खरीद की गारंटी का कानून चाहिए। तो मैंने उनको पत्र लिखा, उनसे आमने सामने बात भी की, भाई ये तो राज्यों का काम है कृषि के लिए, किसान कल्याण के लिए कानून बनाने का। तो जो आज एमएसपी की खरीद की गारंटी के लिए हंगामा खड़ा करते हैं, 3 राज्यों में तो उनकी भी सरकार है ना, वहीं कर देना इस काम को। लेकिन वहाँ नहीं करेंगे ये काम, वो केवल मुद्दा इसलिए बनाएंगे हाँ कि उनको हमारे किसानों को लग जाए कि यार ये हमारे सच्चे हितैषी है, हमारी बात बोल रहा है। तो सच्चे हितैषी वो नहीं है। ये हमको किसान को समझने की आवश्यकता है, और ये समझेगा उस दिन सारी चीज़ें ठीक होगी। हरे राम जी, आप जो काम कर रहे हो महत्वपूर्ण काम कर रहे हो। ये लोगों में संदेश देना, और आप जिस ढंग की स्क्रिप्ट वगैरह बनाते हो गांव में स्वाभिमान खड़ा करने के लिए, वहाँ के जो अच्छे लोग हुए उन अच्छे लोगों को ऐसे प्रेरणा देने वाले महापुरुषों की जीवनी को आप लिखते हो, उनको आप चित्रित करते हो, उनको आप नाट्य के माध्यम से प्रकट करते हो, ये खास बात है। तो ये स्वाभिमान हमारा खड़ा हो जाएगा, हमारा स्वाभिमान एक बार जागृत हो जाएगा, सारे रास्ते हम ठीक कर लेंगे। हमको किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं, स्वयं को ठीक होने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो पूरी सब चीज़ों को बिंदुवार आदरणीय रामपाल जी जाट साहब ने रखी है, और इसीलिए किसान केंद्रित राजनीति और ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने की ज़रूरत है, सम्मान और स्वाभिमान की। एक सरकार की योजनाएं भी होती है, कुछ काम जन कल्याण के होते हैं, लेकिन गाँव में समन्वय के अभाव में, वैमनस्यता के कारण कहीं न कहीं चीज़ें जो एकजुटता की होती है वो नहीं हो पाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों में जो किसान या ग्रामीण परिवेश के लोग उलझ जाते, उनके लिए क्या संदेश? हरि राम जी, परिवेश ठीक करने की ज़रूरत है। और मैं एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहूँगा, जो लोग धन के लिए अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती हुए, उनको ही जब आज़ाद हिंद फौज के रूप में सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व मिल गया, उन्होंने करिश्मा कर दिया कि परिवेश ठीक करने की ज़रूरत है। ये गांव की छोटी मोटी बात है, ये कोई हमारी कमज़ोरी नहीं है। ये तो उनको उभारते हैं, और उभार कर उनको चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी चर्चा हो। हम उनकी चर्चा नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे हमारी कमज़ोरी हम ठीक कर लेंगे, हम में इतनी ताकत है। आज भी हमारा गाँव शक्तिशाली है, आज भी हमारे गाँव में विकृति आई है, निश्चित रूप से आई है, लेकिन इनको ठीक करने का हौसला और मादा भी गांव में है। समय लगेगा, समय के साथ वो सब चीज़ ठीक हो जाएंगी। इसलिए आज भी गांव का व्यक्ति गांव के बारे में विचार करने लग जाए, गांव को एक परिवार मानने लग जाए, तो कमजोरी तो सदा ही रहेगी। हर व्यक्ति में अच्छे गुण भी है और दोष भी हैं। तो वो दोष वो प्रकट नहीं हो, वो दबे रहें, और गुण प्रकट हो। यदि ये काम हमने कर दिया तो ये जो योजनाओं के माध्यम से लड़ाने का काम है, ये तो जानबूझकर किया जाता है। यदि इनमें हमारे गांव के व्यक्ति को उलझना नहीं चाहिए। वो स्वयं अपने कर्तृत्व के द्वारा वो प्राप्त करे
इस दिशा में बढ़ना चाहिए तो ठीक हो जाएगी। एक सर, जिस तरीके से देश में राजनेताओं की सभाएं हों या फिर धर्म के नाम पर कथावाचक, पाखंड के कर्मकांड है, उनमें एक तरह से जनता का पता नहीं क्या चमत्कार देखना चाहती है, जुड़ रहे हैं, जबकि किसान हित की, जनहित की बात के सम्मेलन हो या उनकी सभाएं हों, उनमें कहीं न कहीं कमजोरी है। तो इसको किस तरीके से सुधारने की ज़रूरत है? हरिराम जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आप कर रहे हैं और इस चर्चा में ये कहना चाहूँगा, ज्यों-ज्यों पाप कर्म बढ़ते हैं जी त्यों-त्यों कर्मकांड और पाखंडवाद बढ़ता है जी। तो भाई अच्छे कर्म करो ना, गीता पढ़ो। गीता में तो नहीं कहा कि तुम मूर्ति पूजा करो, तो गीता में कहा भाई आप अपना जीवन जियो, अनासक्त भाव से कर्म करो, किसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, किसी महात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप तो खुद ही महात्मा हो, खुद महात्मा बनो। तो ये अनासक्त भाव से कर्म करना, ये जो गीता का उपदेश है, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। और इसी ढंग से जो रामचरितमानस में, रामायण में एक बहुत अच्छी बात कही है, नवदा भक्ति में। नवदा भक्ति में कहीं भी नहीं है कि आप कहीं किसी के आगे पीछे घूमते फिरो, ये हमारी कमजोरी है। और हम ये चाहते हैं हम हमारे कर्म तो अच्छे रखें नहीं, और हमारे जो कर्म हमने अच्छे नहीं किए उनको सुधारने के लिए किसी की शरण में जाएं। ये जो वृत्ति है ना, इस वृत्ति को ठीक करने की ज़रूरत है। इसलिए लोगों को, जैसे आर्य समाज ने ये काम किया, आज वो उतना उसका प्रभाव नहीं है, लेकिन जब आर्य समाज शुरू हुआ उसने सिर्फ पाखंडवाद को खंडित किया और उसके खिलाफ लोगों को खड़ा किया। और सबसे पहले हरियाणा खड़ा हुआ, हरियाणा के साथ सीकर, झुंझुनू, गंगानगर जैसे राजस्थान के जिले भी खड़े हुए। आज भी उनका जो प्रभाव है वो है, हालांकि पहले से घटा है। तो वहाँ शराब की बुराई नहीं आई, आज तुम्हारी बुराई आ रही है। तो ये बुराई तब आती है जब हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं हो। तो दृष्टिकोण स्पष्ट रखो, अपने कर्म ये अच्छे रखो, कहीं भी किसी भी मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर ही मंदिर है। इस अवधारणा को यदि हम ठीक करेंगे तो ये चीज़ें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। और आज जो बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती है, उनसे सारी मानव जाति बच सकेगी। 121 लोगों की मौत इसलिए नहीं होगी कि वो जा रहे थे दर्शन करने या आशीर्वाद लेने और एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को खूनते हुए चले गए। ये भी उन्होंने नहीं सोचा कि जिसके ऊपर मैं जा रहा हूँ वो मेरा भाई है, मेरा परिवार का है। बिना सोचे हम अंधे बन जाते हैं। ये जो अंधता है, धर्मांधता, इसको समाप्त करने की आवश्यकता होगी। इसलिए इस ओर हमको चलना ही होगा। सब लोगों को शिक्षा अच्छी हो, इसके लिए जो लगाना पड़ेगा, और हम सब मिलकर ये काम करेंगे। तो आप जो स्क्रिप्ट तैयार करते हो, ऐसी स्क्रिप्ट तैयार होगी तो उसका प्रभाव आएगा। हरिराम जी, ऐसा नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से हम अच्छे और सच्चे के लिए आगे बढ़ेंगे, अच्छी चीज़ों को समाज के बीच में लेकर जाएंगे, सच्चाई से अवगत करवाएंगे, और निश्चित रूप से कर्म अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से परिवेश भी अच्छा होगा। और इसके लिए हमें लोगों का सम्मान और स्वाभिमान जगाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री किसान, विजय श्री किसान।